नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं राजस्थान जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आरबीएससी क्लास 11th क्लास 11 से निर्मित किए गए हैं। तो इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? जो गरासिया जनजाति है, एक आदिवासी जनजाति है, तो उनका नृत्य कौन सा है? घुड़ला नृत्य है, वालर है, गेर है या गौरी है? तो जो गरासिया जनजाति है उनका प्रमुख नृत्य है वालर। आंसर हो जाएगा ब, वालर नृत्य। अब ये जो वालर नृत्य है कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है सिरोही क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? सिरोही क्षेत्र में। और ये किसी बिना वाद्य यंत्र किया जाता है, यानी कि ये नृत्य किया जाता है लेकिन इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का सहारा नहीं लिया जाता। और ये किस अवसर पे किया जाता है? तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। किस क्षेत्र की रम्मतें अधिक प्रसिद्ध है? रम्मतें एक लोक नाट्य है, तो ये पूछा गया है कि वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? जालोर की, जोधपुर की, बीकानेर की या नागौर की? तो रम्मतें जो हैं वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, यानी आंसर हो जाएगा स। लेकिन ये बीकानेर की ही नहीं है, ये बीकानेर के साथ कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की भी प्रसिद्ध है। ओके, कि कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? स, बीकानेर। यह होली व सावन के अवसर पर कह सकते हैं किया जाता है। रम्मत के जो मुख्य वाद्य हैं, या कह सकते हैं वाद्य यंत्र है, वो हो जाएगा नगाड़ा और ढोलक। नगाड़ा और ढोलक। और जो प्रमुख रम्मत रचयिता थे वो थे तेज कवि। उनका नाम याद रखना, फेमस है तेज कवि, जो कहाँ से संबंधित थे? जैसलमेर से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? यह एक नृत्य की विशेषता दी गई है कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठना। तो ये किस नृत्य की विशेषता है? ईडानी की है, शंकरिया की है, भवाई की है या पणिहारी की है? तो ये जो विशेषता है वो भवाई की है। आंसर हो जाएगा स, भवाई। अब भवाई किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जो भवाई नृत्य है वो उदयपुर संभाग में किया जाता है। कौन से संभाग में किया जाएगा? उदयपुर संभाग में किया जाता है। ओके, और शंकरिया, सूरदास, बीकाजी, ढोला मारू इस नाच के हैं प्रमुख प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर क्या है? स, भवाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? जानकी लाल जो भांड है वो किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? स्वांग के हैं, फड़ के हैं, तमाशा के हैं या ख्याल के हैं? तो जो जानकी लाल भांड है वो स्वांग से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा अ, स्वांग। स्वांग क्या होता है? स्वांग भी एक लोक नाट्य है। क्या है? एक लोक नाट्य है। जो इसके कलाकार होते हैं, किसके स्वांग के कलाकार होते हैं, उन्हें कहा जाता है बहरूपिया। क्या कहा जाता है? बहरूपिया। ओके, स्वांग एक लोक नाट्य है, इसके कलाकार बहरूपिया होते हैं। और जो जानकी लाल भांडे, ये कौन से जिले से संबंधित थी? तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा से। ओके, तो इसका आंसर क्या है? अस्वांग। अगला प्रश्न देखिए, भैरू जी के भोपे प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? जो भैरू जी के भोपे होते हैं प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? मशक को, भपंग को, मंजीरा को या मादल को? तो वो जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो होता है मशक। आंसर हो जाएगा अ, मशक। मशक जो होता है चमड़े की सिलाई कर बनाया जाता है, और इसकी जो धुन होती है, और कह सकते हैं इसकी जो आवाज़ होती है, पुंगी की तरह आती है। किसकी तरह आती है? पुंगी की तरह आती है। ओके,
तो आंसर क्या था इसका? अ मशक। अगला प्रश्न देखिए, फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता, कामायचा, छिंकारा, अलगोचा। तो जो फड़ बाँचते हैं उसमें प्रमुख रूप से रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अ रावण हत्ता। रावण हत्ता को ठफ यानी कि ढप भी कहते हैं ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, कुशलगढ़ की, मांडलगढ़ की या बसंतगढ़ की? जो थेवा कला है वो प्रसिद्ध हो जाएगी प्रतापगढ़ की, यानी थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। आंसर हो जाएगा इसका अ। थेवा कला क्या होती है? थेवा कला जो होती है, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है ना। कांच पर सोने का कह सकते चित्रांकन किया जाता है। और वो कांच कौन सा होता है? तो वो कांच होता है बेल्जियम कांच। कौन सा कांच हो जाएगा? बेल्जियम कांच। और प्रतापगढ़ में सोनी परिवार जो है इस थेवा कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? रत्न उद्योग के लिए पूछा है, प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। आंसर हो जाएगा अ जयपुर। जयपुर को पन्ना नगरी भी कहते हैं, है ना। जयपुर को पन्ना नगरी भी कहते हैं, लेकिन जो पन्ना जिला है वो कहाँ पर पड़ता है या किस स्टेट में है? तो वो एमपी में। पन्ना जिला एमपी में है, लेकिन जयपुर को पन्ना नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, रम्मत क्या है? लोकनाट्य है, लोकवाद्य है, लोकगीत है या लोक शिल्प है? तो जो रम्मत है वो एक लोक नाट्य है। क्या हो जाएगा? लोक नाट्य हो जाएगा इसका आंसर, यानी आंसर हो जाएगा अ। अब रम्मत के जो प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं, कौन कौन हुए हैं? मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज और सुआ महाराज, ये इसके प्रमुख रचनाकार हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है वो हुआ है तेज कवि, जो कि ऊपर बताया था मैंने। इस तेज कवि, और ये कहाँ से संबंधित थे? ये जैसलमेर से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की, जयपुर की, बालोतरा की या फिर अकोला की? तो जो ब्लू पोट्री है वो प्रसिद्ध है जयपुर की। आंसर हो जाएगा ब जयपुर। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। आंसर क्या है? ब। अब ब्लू पोट्री को जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो जाता है महाराजा राम सिंह को। किसको जाता है? महाराजा राम सिंह को। यानी कि ब्लू पोट्री की जो शुरुआत हुई थी वो महाराजा राम सिंह के काल में ही हुई थी, यानी कि 1835 से 80 के मध्य। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं किसके? ब्लू पोट्री के, वो है कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, यानी कि पार्ट 4 का है, इसलिए पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह सकते हैं निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन है, कौन कौन से हैं? प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल या उपयुक्त सभी? तो प्राकृतिक संसाधन ये सभी हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी प्रकृति प्रदत्त पदार्थ जिन्हें मानव अपने उपयोग में लेता है वो ही क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वे सभी प्रकृति प्रदत्त पदार्थ जिन्हें मानव अपने उपयोग में लेता है वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्र है? राजस्थान में वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्र है? 9.54%, 10.26%, 8.67% या फिर 9.55%? वनों के अंतर्गत पूछा है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32,701 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में हो जाएगा 9.55%। आंसर हो जाएगा द। ओके। लेकिन जो 1990 से लेकर 91 के मध्य इसका प्रतिशत था 6.87%। ओके। सर्वाधिक कहाँ का है? तो वो हो जाएगा उदयपुर।
और न्यूनतम कहाँ का है, तो वो हो जाएगा चूरू। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, द 9.55%। अगला प्रश्न देखिए, जल और मृदा किसके द्वारा जमा की जाती है, वायु द्वारा, नदियों द्वारा, जीवों द्वारा या लावा द्वारा। तो जो जल और मृदा है वो जमा की जाती है वायु द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका वायु द्वारा। वायु द्वारा कह सकते हैं या फिर इसको वातोड़ भी कहते हैं, इसको वातोड़ भी कहा जाता है। और जो राजस्थान में जल और मृदा है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इसका आंसर क्या है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी है, बनास, लूनी, चंबल, काली सिंध। तो जो राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी है वो है चंबल। आंसर हो जाएगा चंबल। इसके अतिरिक्त जो बाकी सभी नदियां हैं वो जल प्रवाह सीमित नदियां हैं तथा वो वर्षा काल में ही बहती हैं। ओके, लेकिन जो वर्ष भर बहती है वो कौन सी है, वो हो जाएगी चंबल नदी। जैसे बाकी नदियाँ राजस्थान की आपको सभी पता है कौन कौन सी है, बेणज, बनास, लूनी, माही, गंभीरी, साबरमती, सुकड़ी, काली सिंध, बाणगंगा, पार्वती, मैच, ये सभी क्या है, बाकी नदियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, बालसमंद झील कहाँ स्थित है, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद या जयपुर। तो जो बालसमंद झील है वो कह सकते हैं स्थित है जोधपुर में। आंसर हो जाएगा ब, जोधपुर। अब जो बालसमंद झील है वो कौन से पानी की झील है, तो वो कह सकते हैं मीठे पानी की झील है। तो आंसर क्या होगा इसका, ब, जोधपुर। अगला देखिए, शुष्क कृषि क्षेत्र या कह सकते हैं शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्र है, हाड़ौती का पठार, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान। तो जो शुष्क कृषि का क्षेत्र है वो हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, यानी कि कौन सा एरिया, पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया, जो कि कह सकते हैं मरुस्थल पाया गया वो शुष्क रेगिस्तान में आता है। शुष्क कृषि की जाती है। कौन कौन से, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, ये सभी शुष्क कृषि के क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर क्या है, पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, खड़ीन, टाँका, नाडी या उपयुक्त सभी। जल परंपरागत की जो विधि है वो हो जाएगी उपयुक्त सभी। ये सभी परंपरागत विधियाँ है। आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, राजस्थान का राज्य पक्षी है, सारस, मोर, गोंडवाना, कह सकते हैं गोडावन और बुलबुल। तो राजस्थान का जो पक्षी है वो हो जाएगा गोडावन। आंसर हो जाएगा गोडावन। गोडावन को एक दुर्लभ पक्षी माना जाता है। यह बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्र में ही पाया जाता है। यानी गोडावन जो है उसको दुर्लभ पक्षी माना जाता है और यह जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में पाया जाता है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा, गोडावन। आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में या भरतपुर में या बीकानेर में। तो जो राजस्थान में घना पक्षी विहार है वो है स्थित है भरतपुर में, आंसर हो जाएगा ब, भरतपुर। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, किसे, घना पक्षी विहार को। और यह प्रवासी जो पक्षी है साइबेरियन कैन, ये यहाँ पर एक प्रवासी पक्षी है जो यहाँ पर आते हैं और इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, ब, भरतपुर। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, नागौर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो जो जीवाश्म उद्यान है वो स्थित है बीकानेर में। आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। आंसर हो जाएगा ब, जैसलमेर। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान भी कहते हैं, किसे, जीवाश्म उद्यान को, या कह सकते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान को ही जीवाश्म उद्यान कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर था ब, जैसलमेर। अगला और आखिरी प्रश्न देखिए, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, देबारी, खेतड़ी, डेगाना, पलाना। देबारी, खेतड़ी, डेगाना, पलाना। तो राजस्थान में टंगस्टन पाया जाता है डेगाना, और डेगाना कौन से ज़िले में पड़ता है, तो वो पड़ता है नागौर में। इसमें पड़ता है नागौर में। तो इसका आंसर क्या था, डेगाना, नागौर। देश में जो कह सकते हैं एकमात्र टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र है वो डेगाना नागौर ही है। तो
तो 11वीं का आंसर क्या था? स डेगाना नागो। तो ये टोटल 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इन्हें करिए, समझिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। अगर कम लेवल के हैं या कह सकते हैं सिंपल है तो हाई लेवल के लाए जाएंगे, और अगर लेवल सही है तो आपके लिए डेली कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहें, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।